बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत हुई है। मुलज़िम और इश्तिहारी मुलज़िम मफरूर और भगोड़ा इसहाक डार उसके ख़िलाफ़ आज केस की समाअत थी। बड़ी अहम समाअत थी। उसकी उनके केस का बैकग्राउंड, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई थी, वो क्या उनमें क्या बना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया था उसकी बीवी ने, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया था। वो सारे के सारे मामलात क्या हैं और इसहाक डार के ख़िलाफ़ केस की पोजीशन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि आज शादरा थाने में जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में अता तारड़ और मोहम्मद ज़ुबैर ने पेश होना है और उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें करवाई हैं ताकि वो जाकर केसेस को फेस करें। और हुकूमत क्यों बैक फुट पे जा रही है और मसला क्या है, अंदर की बात क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे कि आज जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था गुजरांवाला में, उसके अंदर दोबारा तलब किया हुआ है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, लेकिन कैप्टन रिटायर्ड सफदर बिल्कुल खामोशी से कहीं छुप गए हैं और उनका जो इनकलाबी नारा था वो सारे का सारा बैक फुट पे चला गया है और वो खामोश हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? और मरियम सफदर ने एक फ़ोर्स बनाई है और वो फ़ोर्स है रैपिड फ़ोर्स के नाम से, और उसका मकसद है कि अगर कोई गिरफ़्तार करने की कोशिश करता है मरियम सफदर को तो ये 6000 कारकुनान पर मुश्तमिल ये रैपिड फ़ोर्स होगी जो मुज़ाहमत करेगी। और मैं ये समझता हूँ ये सीधी सीधी बगावत का ऐलान कर दिया है उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़, और वो क्या मामला है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसहाक डार के हवाले से। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस की समाअत थी। जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज हैं, उनकी अदालत में समाअत हुई है। इसहाक डार के खिलाफ जो केस है, ये जब पनामा पेपर्स JIT बनाई गई थी उसमें भी इसहाक डार को शामिल तफ्तीश किया गया था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट की पनामा पेपर्स पर जो उनके वर्डिक्ट आया था, जो जजमेंट आई थी, उसमें भी डायरेक्शन थी नैब को कि इसहाक डार के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाए और उनके खिलाफ भी तफ्तीश और इंक्वायरी शुरू की जाए। आमदन से ज़्यादा असासाजात केस बनाया गया था। उसके अंदर 24 मुलजमान थे। 3 उसमें सबका सुदूर भी और सबका जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स थे नेशनल बैंक के, उनको भी इसके अंदर रखा गया था। और इसहाक डार और उनकी फैमिली के खिलाफ ये एलिगेशन था कि 831 मिलियन रुपए के असासे उनके आमदन से ज़्यादा हैं, और ये कहा गया था कि 91% उनके जो असासे हैं वो उनकी आमदन से, जो उनके सोर्स ऑफ इनकम हैं, जो जायज़ ज़राए हैं, उनसे मैच नहीं खाते। यह उनके खिलाफ केस था और उसमें पहले फ़र्द जुर्म आयद हो गया था। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद दोबारा जब उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म ज़िमनी रेफरेंस फाइल होता है और ज़िमनी रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद होना होता है, तो इन्हीं दिनों में एक दिन केस की समाअत थी और उससे 2 दिन की तारीख ली गई अदालत की तरफ से। और उनके वकील ने कहा कि 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल ये रेफरेंस है और मुझे पढ़ने का मौका दिया जाए और मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ। और अदालत ने कहा कि 7 दिन बहुत हैं, हम आपको 2 दिन दिए जाते हैं, आप 2 दिन इसको स्टडी करें, उसके बाद हम ज़िमनी रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। और साथ अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि हम डे टू डे हेयरिंग करेंगे और इस केस को सुनेंगे। और ये मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, ये 2019 की बात है जब ये ज़िमनी रेफरेंस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने रातों रात इसहाक डार को अपने त्यारे में मफरूर करवाया, उनको भागने में उनकी मदद की। और इसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है लॉ में, कि कोई भी शख्स जब किसी मफरूर को पनाह देता है या उसको भागने में मदद देता है तो वो ख़ुद भी उस केस में मुलव्वस होता है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो कि इतने ढीठ हैं कि वो आज तक ये बात मानते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि रियासत की बहुत बड़ी नाकामी थी, हुकूमत और इदारों की नाकामी थी कि इतना बड़ा मुलज़िम जिसने सारी जो शरीफ ख़ानदान की करप्शन थी, शरीफ ख़ानदान का जो जितना कटा छटा खुलना था वो वही खोल सकता था और वही इनकी करप्शन को मैनेज करता था, वही इनका मुंशी था। और वो मुंशीगिरी करते करते उसने ना सिर्फ अपना घर भरा है बल्कि अपने मालकों का घर भी भरा, और वो सारे मामलात का आयनी शाहिद भी था और वो ज़िम्मेदार भी था। लेकिन हमारे इदारे सत्तू पीकर सोए रहे और वो मुल्क से फ़रार हो गया और आज तक वो मुल्क में वापस नहीं आया। उसके ख़िलाफ़ पहले वारंट्स जारी होते हैं, वारंट्स जारी होने के बाद उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। इस वक्त वो इश्तिहारी हैं और उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है उसकी कार्रवाई चल रही है।
लेकिन साथ ही जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है तो उसके बाद जो अगला मरहला था उसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का था। उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी और उनका एक गुलबर्ग में घर है, उस घर को जब भक्के सरकार जब्त किया गया था तो साथ ये कहा गया था कि उसको वेलफेयर के कामों के लिए पंजाब हुकूमत को दे दिया था कि वो वेलफेयर के कामों के लिए और गरीब लोगों के लिए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने उनके लिए इस्तेमाल करना था। और वहाँ पर एक बनाया गया था, एक वेलफेयर होम बनाया गया था जहाँ गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाना था और जहाँ पर उनको रिहाइश प्रोवाइड की जानी थी। तो सबसे पहले जो वाइफ हैं इसहाक डार की, वो आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके घर को अटैच किया गया उस ऑर्डर को चैलेंज करती हैं। उस ऑर्डर को चैलेंज करती हैं और उस ऑर्डर में ये कहती हैं कि 1988 में ये जो घर है ये मुझे गिफ्ट किया गया था मेरे हस्बैंड के नाम। अब हमेशा कानून ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी जो आज तक इसहाक डार के नाम पर है तो वो इसहाक डार की ही कंसिडर की जाएगी और उसके ऊपर जो अटैचमेंट का प्रोसेस है वो चलेगा। अब वो बीबी ये कहती है, उसकी जो वाइफ है वो ये कहती हैं कि ये मुझे वो घर गिफ्ट कर गए थे और क्योंकि वो घर उन्होंने गिफ्ट डीड भी दी, हालांकि नैब का ये मानना था, नैब का ये मौक़िफ़ था कि जो गिफ्ट डीड है जब उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो वो तो अपनी जो असर है वो खो चुकी है और वो एक स्टाम ही है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके ऊपर अमल दरामद ना हो या एग्जीक्यूट ना हो। और इसहाक डार अब तक उस घर के मालिक हैं। तो अब अगर कोई पुरानी तारीखों का कोई स्टाम्प बनवा कर ले आई है और कोई इस तरीके का उसने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन हमारी अदालतें और हमारा अदालती निज़ाम क्योंकि ऐसे लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार बैठा होता है तो उनको स्टे दे दिया गया, जो अटैचमेंट थी ऑर्डर थे उनको रोक दिया गया और साथ ये फरमाया गया कि इसके ऊपर नोटिस जारी किया गया था नैब को कि नैब आकर बताए। अब ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये 6 महीने हो गए, इसको 6 महीने से भी शायद जायद का अरसा हो गया हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया था और उसके बाद रिकॉर्ड तलब कर लिया था। नीचे पूरी फाइल जो एहतसाब अदालत के जज की फ़ाइल थी, पूरी जो रेफरेंस की फ़ाइल थी वो ट्रायल कोर्ट से आ जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फ़ाइल आने के बाद फिर ये कोरोना आ गया और फिर जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारे निज़ाम की वो आ गई और उसके बाद से लेके आज तक जो स्टे उसने रिलीफ लिया था वो इंटरम रिलीफ था, वो इंटरम रिलीफ आज तक इंटैक्ट है और दोबारा उसके ऊपर समात ही नहीं हुई कि नैब बहस करे और उसका वो स्टे खारिज हो। और एटलीस्ट वो जो फाइल रेफरेंस की फ़ाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है जो नीचे ट्रायल रुका हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो तो एटलीस्ट वो फाइल ऑनरेबल जो कोर्ट है वो मुलाहजा करके वो वापस भिजवा दे और नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो उस रेफरेंस को आगे लेकर चले। लेकिन हमारे निज़ाम की बदकिस्मती है कि ना सिर्फ उसको इंटरम रिलीफ मिला, ना सिर्फ अटैचमेंट का प्रोसेस रुका, बल्कि वो जो फाइल थी ओरिजिनल फाइल जो केस की और ट्रायल की वो भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इसकी बुनियाद पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। और जो ऑनरेबल जज हैं जज मोहम्मद बशीर, क्योंकि वो बेबस हैं कि फ़ाइल जो है वो एक सुपीरियर कोर्ट के पास है और उन्होंने मंगवाई हुई है और उनके ऑर्डर से गई हुई है, तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये कहकर कि क्योंकि केस की फ़ाइल ही नहीं है और केस की फ़ाइल जब हाई कोर्ट से आएगी तो ये केस आगे चलेगा, 4 नवंबर के लिए मुलतवी कर दिया केस को। अब और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ अदालती निज़ाम का रोना हम क्या रोएंगे कि क्या कितनी दुख और बदकिस्मती की बात है हमारे निज़ाम की। उसके बाद क्या होता है कि जब पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि चले अटैचमेंट उसकी रुकी हुई है लेकिन वो सरकार के पास उसकी सारी की सारी है प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसको एक वेलफेयर होम में बदलना था, वो कार्रवाई शुरू हो गई और वहाँ पर लंगर खाना शुरू हो गया और गरीबों को वहाँ पर रिहाइश देना शुरू किया गया। तो उस मामले के ख़िलाफ़ वो चली गई लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी अटैचमेंट है वो रुकी हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया है, तो जनाब आप मुझे ये स्टे दें कि ये जो पंजाब हुकूमत वहाँ पर गरीबों की वेलफेयर का काम करने जा रही है, अमीरों के महल्लात में गरीबों को दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, तो इसको रोका जाए। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने भी रोक दिया और ना वहाँ पर, और वो स्टे भी लाहौर हाई कोर्ट का स्टे जो पंजाब हुकूमत के रोका गया कि उसको वेलफेयर होम में तब्दील ना करें, वो वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और दोबारा नहीं समाअत हुई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटैचमेंट के खिलाफ पेंडिंग है और वहाँ भी समाअत नहीं हुई, और हमारी नैब और चेयरमैन नैब के पास इतना टाइम नहीं है कि उनमें दरखास्तें दें और उन केसेस को फिक्स करवाएं और उन केसेस को फेस करें और ख़त्म करवाएं। किसी के पास टाइम नहीं है और ये हमारा निज़ाम है। अब हम बात कर लेते हैं, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, ये गद्दारी का मुकदमा है, और इसके ऊपर जो हमारी हुकूमत का किरदार है मैं समझता हूँ वो बड़ा ही बड़ा ही आप उसको कह सकते हैं कि वो डिसहार्ट करने वाला। उसकी वजह यह है कि एक शख्स है, अगर वो हुकूमत या रियासत के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। एक आम शहरी है, उसका भी एक राइट है, और ये बात वो कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उसको दे रहे हैं जो सज़ा याफ्ता है, जो भगोड़ा है, जो इश्तिहारी है, और दूसरी तरफ एक छोटा क्रिमिनल है जिसके खिलाफ जो इलाके में छोटे मोटे मुकदमात थे, लेकिन वो पाकिस्तानी शहरी है और उसके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और उसके पास भी ये हक है कि अगर उसका कोई दिल दुखा है तो वो किसी फोरम पर जाके वो दरख्वास्त फाइल करे। उसने दरख्वास्त फाइल की, और दरख्वास्त फाइल करने के बाद क्या होता है कि वो सारे का सारा जो मामला है उसके ऊपर FIR हो जाती है। हुकूमत का ये काम था, हुकूमत ये कहती कि हमने FIR नहीं दर्ज करवाई, वो एक पाकिस्तानी शहरी ने करवाई है, और उसका हक है, कानूनी हक है कि वो अगर उसको कोई चीज़ गलत लगती है वो जाए प्रॉपर फोरम पर, उसको जाके चैलेंज करे और कंप्लेंट दर्ज करवाए। और पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि 154 के तहत जब कोई दरख्वास्त लेकर आए तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। अब ये पुलिस में या पूरे CRPC में नहीं लिखा कि भाई FIR दर्ज करवाने जो शख्स आता है वो पहले साफ सुथरा हो तभी FIR दर्ज होगी। तो ये हुकूमत को स्टांस लेना चाहिए था कि कानूनी काम है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक पाकिस्तानी शहरी ने पुलिस के पास एक दरख्वास्त दी और पुलिस कानून के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद कर रही है, लेकिन ये जो हमारे वज़रा का कभी वो लेकर आते हैं कि वज़ीर आज़म ने नापसंदीदगी का इजहार किया है, कभी फवाद चौधरी कुछ कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये इतने कन्फ्यूज़ क्यों हैं, और ये जो नवाज़ शरीफ है वो इतना मुकद्दस क्यों है, और वो चाहे कुछ भी कह दे और उसके खिलाफ कोई बात हो तो हमारा करप्ट मीडिया खड़ा हो जाता है, वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है कि फिर हुकूमत को बैकफुट पर आना पड़ता है। और ये वही गलती दोहरा रहे हैं जो गलती इन्होंने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए की थी। दूसरी तरफ आज अता तारड़ और मोहम्मद ज़ुबैर ने जाकर पेश होना है और अपने मुकदमे को आगे लेकर चलना है, और ये मुकदमा अब अपने अंजाम की तरफ जाएगा। जो जितनी भी लीडरशिप है वो सारे के सारे अब इसमें ज़मानतें करवाएंगे और ये थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ ही ख़त्म होगा। तो नून लीग ने अब ये अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ मरियम सफदर ने एक फ़ोर्स बना दी है जिसको रैपिड फ़ोर्स का नाम दिया है, और उसका मकसद ये है कि अगर वो गुजरांवाला जलसा करने जाती हैं या पुलिस उनको, क्योंकि पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी हुई हैं और उनके खिलाफ नैब ऑफिस में जो अदालत है उसका हुक्म भी आ गया है, तो अब वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए आम आदमी को इस्तेमाल करना चाहती हैं और पुलिस के सामने लाना चाहती हैं और अपनी जान बचाना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने एक रैपिड फ़ोर्स का नाम दिया है। 6000 कारकुनान वो अलेज करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इनके पूरे पाकिस्तान में कुछ 6000 कारकुनान होंगे, लेकिन चलें कोई 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, तो क्या आम आदमी को ये रियासत के साथ लड़वाएंगे? और ये खुल्लम खुला बगावत का ऐलान कर दिया है, और इसके ऊपर भी हमारे इदारों को एक्शन लेना होगा और हमारी हुकूमत को भी एक्शन लेना होगा। और रोने धोने से मसला हल नहीं होगा, एक्शन लेने से मसला हल होगा। इन केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।